नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास देवदास का 5वां भाग लेकर। पार्वती ने 13वें वर्ष में कदम रखा है, ऐसा दादी कहती है। इस उम्र में शारीरिक सौंदर्य अकस्मात जैसे कहीं से आकर किशोरी के अंग अंग पर छा जाती है। अपने सगे संबंधी ही एक दिन चौंक कर देखते हैं कि उनकी छोटी सी बच्ची अब सयानी हो गई। उसके विवाह के लिए बहुत जल्दी मच जाती है। चक्रवर्ती जी के घर आज कई दिनों से यही चर्चा छिड़ी हुई है। पारू की माता बहुत चिंतित हो जाती हैं। बात बात में पति को सुनाकर कहती हैं, पारू को इस तरह रखना तो अब अच्छा नहीं लगता। वे लोग कोई बड़े आदमी नहीं हैं, परंतु उनको यही भरोसा है कि एक लड़की अत्यंत सुशील है। ये लड़की अत्यंत सुशील है। संसार में सौंदर्य की जब तक कदर है, तब तक पार्वती के लिए चिंता की कोई बात नहीं। एक और बात है, उसे अभी बता देता हूँ। अब तक चक्रवर्ती महाशय के परिवार में कन्या की शादी के लिए उतनी चिंता नहीं होती थी जितनी पुत्र की शादी में। वे लोग कन्या की शादी में दहेज लेते और पुत्र की शादी में दहेज देकर बहू को घर लाते। नीलकंठ के पिता ने भी अपनी लड़की की शादी में रुपया लिया था, किंतु स्वयं नीलकंठ को ये प्रथा बुरी लगती थी। उसकी तनिक भी इच्छा नहीं थी कि पार्वती को बेचकर धन प्राप्त करें। पार्वती की माँ ये बात जानती थी, इसी से पुत्री के लिए पति से बार बार तकाजा करती हैं। पहले पार्वती की माँ को मन ही मन एक बड़ी आशा थी। सोचती थी किसी तरह देवदास के साथ पुत्री की शादी कर सकती हैं। इस तरह की आशा रखना बिल्कुल बेकार है, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। सोचती थी देवदास के अनुरोध करने पर कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। इसी से नीलकंठ की माता ने बात ही बात में इस तरह जिक्र किया, आहा बहू, देवदास और हमारी पारू में कितना प्रेम है। इस तरह का प्रेम बहुत कम देखा जाता है। देवदास की माता ने कहा, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों ना हो चाची, ये दोनों भाई बहन एक साथ ही तो बड़े हुए हैं। हाँ बहू, इसी से तो मन में आता है कि यदि दोनों की, यही देखो न बहू कि देवदास जब कलकत्ता गया तो उसकी उम्र कुल 8 साल की थी। उसी उम्र में चिंता के मारे वह जैसे काट हो गई। देवदास की जब कोई चिट्ठी आती है तो उसे वह उसके लिए जप माला बन जाती है। हम सभी ये जानते हैं। मन ही मन देवदास की माँ सब कुछ समझ गई। थोड़ा हंसी, पता नहीं इस हंसी में कितना कटाक्ष भरा था, परंतु वेदना बहुत थी। ये सब बातें जानती हैं। पार्वती को बहुत प्यार भी करती हैं, किंतु यह कन्या विक्रय करने वाले घर की लड़की है और उसके अलावा पड़ोसन का ही परिवार। छी छी, वे बोली, चाची, मालिक के तो बिल्कुल इच्छा नहीं है। उनका कहना है कि ये बच्चों के पढ़ने लिखने का समय है, अभी देवदास की शादी नहीं होगी। इसी से तो मालिक मुझे अभी भी उलाहना देते हैं कि बड़े लड़के द्विजदास की बचपन में ही शादी कर देने से कितना सर्वनाश हुआ। उसकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं हुई। पार्वती की दादी बिल्कुल झेप गई। उन्होंने फिर भी कहा, ये सब तो मालूम है बहू, तुम क्या समझती हो कि पार्वती सयानी हो गई है। उसका तो गठन ही ऐसा है, इसलिए नारायण की इच्छा हुई। देवदास की माँ ने बात काट कर कहा, नहीं चाची, ये बात तो मैं उसके लिए नहीं कह सकती। इस समय देवदास की शादी की बात चलाने पर वह क्या मेरा मुंह भी देखेंगे। बात यहीं दब गई, किंतु औरतों के पेट में बात पचती नहीं। मालिक के खाते समय देवदास की माता ने जिक्र छेड़ते हुए कहा, पारू की दादी आज उसकी शादी की बातचीत चला रही थी। मालिक ने सिर उठाया और कहा, हाँ, पारू की उम्र हो गई है, उसका शीघ्र विवाह कर देना उनका कर्तव्य है। इसीलिए तो बातचीत छेड़ी थी। बोली, देवदास के साथ यदि। स्वामी ने नाक भौं सिकोड़ कर कहा, तुमने क्या कहा? मैं क्या कहूँगी, दोनों में बहुत प्रेम है, किंतु महज इतने से ही क्या लड़की खरीदने बेचने वाले चक्रवर्ती के घर की लड़की लाएंगे, और उसके अलावा पड़ोसन का परिवार। छी छी। मालिक को संतोष हुआ। बोले, बिल्कुल ठीक, खानदान की क्या हंसी उड़वाऊंगा, इन सब बातों का ख्याल मत किया करो। सूखी हंसी हंसकर गृहिणी ने कहा, नहीं, मैं तो ख्याल ही नहीं करती, परंतु तुम भी मत करना। कौर उठाते हुए मालिक ने गंभीर भाव से कहा, अगर मैं ऐसा करता तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कभी भी समाप्त हो गई होती। अगर मैं ऐसा करता तो इतनी बड़ी जमींदारी कभी की समाप्त हो गई होती। उनकी जमींदारी हमेशा बनी रहे, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु पार्वती के दुख की बात कहता हूँ। जब इस प्रस्ताव के अस्वीकार कर देने की बात नीलकंठ के कान में पड़ी तो माँ को बुलाकर उन्हें बुरा भला कहने लगे।
माँ तुम क्यों ऐसी बात कहने गई थी? माँ चुप रह गई। नीलकंठ कहने लगे, बच्ची की शादी के लिए हमें किसी के पैर नहीं पकड़ना पड़ेगा, बल्कि कितने ही हमारे पैर पकड़ेंगे। मेरी बेटी सुंदर है, देखो मैं तुम्हें बतलाए देता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर ही उसका संबंध स्थिर कर दूंगा। विवाह के लिए कैसी चिंता, लेकिन उसके लिए पिता ने इतनी बड़ी बात कह दी, उस पर जैसे वज्रपात हो गया। बचपन से ही उसकी धारणा थी कि देवदास पर उसका अधिकार है। ये अधिकार किसी ने उसके हाथ में दे दिया हो, ऐसी बात नहीं। पहले वह स्वयं ठीक ठीक कुछ समझ न सकी, अनजाने ही ये अधिकार बड़ी व्यग्रता से, दिनों दिन शांत भाव से उसके मन में इस तरह स्थिर हो गया कि आज तक कोई दूसरी सूरत बाह्य जगत में उसकी नज़र में नहीं आई। किंतु आज उसको खो देने की बात उठते ही उसका संपूर्ण हृदय एक भयानक तूफान से भर उठा। किंतु देवदास के साथ ठीक ऐसी ही बात नहीं थी। बचपन में जब उसने पार्वती के ऊपर अधिकार जमाया था, तब अधिकार का पूर्ण रूप से उसने लाभ भी उठाया। किंतु कलकत्ता जाकर कुछ काम करने के उत्साह में और कुछ मनोरंजन के और साधनों में फंसकर पार्वती को वह भूल गया था। किंतु वह यह नहीं जानता था कि पार्वती गांव के अपने उस एकांत घर में रोज ही उसे याद करती है। और इतना ही नहीं, वह सोचती थी कि बचपन से ही जिसे बिल्कुल अपना समझा, उचित अनुचित सब कुछ जिसके लिए बर्दाश्त किया, यौवन के प्रथम चरण में ही उसे एकाएक खो देना नहीं हो सकता। लेकिन तब किसने विवाह के बारे में सोचा था? कौन जानता था कि केवल उस किशोर के केवल उस किशोर उम्र के संबंध में विवाह की बात पक्की नहीं हो सकती, इसीलिए सुनते ही विवाह नहीं हो सकेगा। उसके हृदय की संपूर्ण आशा आकांक्षा उसकी छाती के भीतर टूक टूक हो जाने के लिए खींचातानी करने लगी। किंतु देवदास को सुबह से ही पढ़ना लिखना पड़ता है, फिर दोपहर को काफ़ी गर्मी पड़ती है, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलना होता। फिर तबीयत होने पर शाम को ही थोड़ा बाहर निकल पाते थे। शाम के समय किसी दिन बढ़िया कपड़ा पहनकर, पैरों में अच्छे जूते डालकर और हाथ में छड़ी लेकर टहलने के लिए मैदान में निकल जाते। जाते समय पार्वती के मकान के निकट से ही गुजरते। ऊपर जंगले से पार्वती आंखें पोंछते पोंछते देखती। उसे कितनी ही बातें याद आता कि कितने दोनों बड़े हो गए। बहुत दिनों तक बाहर रहने की वजह से उन्हें आपस में बड़ी शर्म मालूम होती थी। देवदास उस दिन वैसे ही चला गया। शर्म मालूम होती थी, इसीलिए वह अच्छी तरह उससे बातचीत नहीं कर पाता था। ये सब पार्वती भी जानती थी। देवदास का भी यही ख्याल था। बीच बीच में उससे बातचीत करने की, उसे अच्छी तरह देखने की इच्छा होती, किंतु वह सोचता क्या ये ठीक होगा। इस बीच कलकत्ते जैसा शोरगुल, आमोद प्रमोद, थिएटर, गाना बजाना नहीं रहा, इसलिए उसे बचपन की याद आती। सोचता कि पारू अब पार्वती हो गई। पार्वती सोचती है वही देव अब देवदास बाबू बन गए हैं। देवदास अब अक्सर ही चक्रवर्ती के घर के बगल से गुजरता। किसी दिन अगर वह दरवाजे पर रुककर पुकारता, चाची क्या हो रहा है? चाची कहती, आओ भाई बैठो। देवदास उसी तरह कहता, नहीं चाची ठहरो, जरा मैं टहल आऊँ। पार्वती किसी दिन ऊपर रहती, किसी दिन सामने आ जाती। देवदास जब चाची से बात करता तो पार्वती धीरे धीरे वहाँ से चली जाती। रात को देवदास के कमरे की बत्ती जलती। गर्मी के दिनों में पार्वती खिड़की खोलकर बड़ी देर तक उसे देखती रहती, मगर कुछ भी दिखाई नहीं देता। पार्वती हमेशा से स्वाभिमानी थी। वह जो दुख भुगत रही थी उसका अणु मात्र भी कोई समझ नहीं सके। इसके लिए पार्वती हमेशा सचेत रहती थी। दूसरों को कहने से फायदा ही क्या? सहानुभूति वह सहन नहीं कर सकती और तिरस्कार, लांछना उसके लिए इसकी अपेक्षा मौत कहीं बेहतर थी। पिछले साल मनोरमा की शादी हो गई। अब भी वह ससुराल चली गई थी, इसीलिए बीच बीच में चली आती। पहले दोनों सखियां मिलकर ये सब बातें करती, अब भी होती हैं, परंतु पार्वती उसमें साथ नहीं देती। कभी बात होती तो वह चुप रह जाती या बात पलट देती। पार्वती के पिता कल रात को घर लौट आए। कई दिनों से वे वर ढूंढने के लिए बाहर गए थे, अब विवाह तय करके लौटे हैं। कोई 20-25 कोस की दूरी पर बर्दवान जिले के हाथीपोता गांव के जमींदार को ही उन्होंने वर चुन लिया है। स्थिति अच्छी है, उम्र 40 के नीचे ही है। पिछले साल पत्नी मर गई, इसलिए फिर से शादी करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि खबर सुनकर घर के सभी लोग प्रसन्न हुए, बल्कि इससे सबको दुख ही हुआ। बात यह है कि भुवन चौधरी के यहाँ से कुल कोई 2-3 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। इसी से पत्नी भी चुप रह गई।
एक दिन दोपहर को देवदास भोजन करने बैठा था। माँ ने पास ही आकर बैठकर कहा, पारू की तो शादी हो रही है। मुंह उठाकर देवदास ने पूछा, कब? इस महीने। कल लड़की को देख गए हैं, वह स्वयं ही आया था। देवदास को बहुत आश्चर्य हुआ। क्यों? मैं तो कुछ नहीं जानता माँ। तुम जानोगे कैसे? बरदुआहा है। उम्र बड़ी हो गई, लेकिन रुपया पैसा काफ़ी है। पारू सुख से रह सकेगी। सिर झुकाकर देवदास भोजन करने लगा। उसकी माँ कहने लगी, उन लोगों की इच्छा तो हमारे घर में कर देने की थी। देवदास ने सिर उठाया। तब माँ हंसी। छी, ये कैसे होता? वह बेटियों का क्रय विक्रय करने वाला छोटा खानदान, और फिर पड़ोस में ही शादी। छी छी कहकर माँ ने ओंठ सिकोड़ लिए। देवदास ने इसे देखा। कुछ देर तक चुप रहकर माँ ने फिर कहा, मालिक को मैंने बतला दिया था। देवदास ने सिर उठाकर पूछा, बाबूजी ने क्या कहा? कहेंगे क्या? इतने बड़े खानदान की बेइज्जती तो नहीं होने देंगे। यही मुझे सुना दिया। देवदास ने और कुछ नहीं कहा। उसी दिन दोपहर को मनोरमा और पार्वती में बातचीत हुई। पार्वती की आंखों में आंसू देखकर मनोरमा ने उन्हें पोंछ दिया। मनोरमा ने कहा, तब क्या उपाय है बहन? आंखें पोंछकर पार्वती ने कहा, उपाय क्या है? अपने वर को क्या तुमने पसंद करके विवाह किया था? मेरी बात अलग है। मेरी पसंदगी नहीं थी, मगर नापसंद भी नहीं था, इसीलिए हमें कोई तकलीफ नहीं है। फिर तुमने तो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली बहना। पार्वती ने जवाब नहीं दिया। सोचने लगी। पता नहीं क्या सोचकर मनोरमा ने हंसकर कहा, पारू, वर की उम्र क्या है? किसका वर? तुम्हारा। पार्वती ने कुछ जोड़कर कहा, करीब करीब 19। मनोरमा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोली, ये कैसे? मैंने तो सुना है कि लगभग 40 है। इस बार पार्वती भी कुछ हंसी। मनो दीदी, कितने लोगों की उम्र 40 साल है, मैं क्या हिसाब रखती हूँ? मेरे वर की उम्र 19-20 साल की है, मैं तो यही जानती हूँ। उसके मुख की ओर देखकर मनोरमा ने पूछा, नाम क्या है रे? पार्वती अब हंस पड़ी। इतने दिनों तक क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम? कैसे जानती? नहीं जानती? अच्छा, बतला देती हूँ। कुछ हंसकर फिर कुछ गंभीर होकर पार्वती ने उसके कान के पास मुंह ले जाकर कहा, नहीं जानती? श्री देवदास। मनोरमा पहले कुछ चौंक गई, फिर उसने ढकेल कर कहा, मजाक की ज़रूरत नहीं है, अभी बता दो क्या नाम है, नहीं तो फिर नहीं बतला पाओगी। यही जो बताया है। मनोरमा ने चिढ़कर कहा, अगर देवदास ही नाम है तो रो रो कर मर क्यों रही हो? एकाएक पार्वती उदास हो गई। पता नहीं क्या सोच कर बोली, तो रहने दो, अब रोना धोना नहीं करूँगी पारो। अब रोना धोना नहीं करूँगी पारो। क्या? सभी बातें साफ साफ बतलाओ ना बहन, मैं कुछ नहीं समझ सकती। पार्वती ने कहा, जो कुछ कहने लायक था कह दिया, किंतु फिर भी समझ में तुम्हारी नहीं आया तो मैं क्या करूं? मैं समझाऊंगी भी नहीं। कहकर पार्वती ने एक और मुंह फेर लिया। मनोरमा ने सोचा, पार्वती बात छिपा रही है, अपने मन की बात वह शायद नहीं कहना चाहती। उसे काफ़ी अभिमान हुआ। दुखित होकर बोली, जितना दुख तुम्हें है उतना मुझे भी है बहन। तुम सुखी हो, यही मेरी मनोकामना है। अगर तुम कोई बात नहीं कहना चाहती तो मत कहो, किंतु इस तरह मुझसे तमाशा मत करो। पार्वती ने दुखित होकर कहा, मजाक नहीं कर रही हूँ दीदी, जितना मैं जानती हूँ उतना तुम्हें बतला दिया। मैं तो जानती हूँ कि मेरे पति का नाम है देवदास, उम्र उसकी 19-20 साल है, यही बात तुम्हें बतला दी। किंतु दादी से तो मैंने सुना है कि तुम्हारा विवाह कहीं और तय हुआ। तब कैसे हुआ? दादी के साथ तो विवाह होगा नहीं, होगा तो मेरे साथ। मैंने तो कभी ये बात नहीं सुनी। मनोरमा ने जो कुछ सुना था कहने लगी। पार्वती ने रोक कर कहा, वह सब मैं सुन चुकी। तब मैं देवदास तुम्हें, मुझे क्या? हंसी दबाकर मनोरमा ने कहा, तो शायद तुम स्वयंवरा हो, छिपे ही छिपे पक्का बंदोबस्त हो गया है। कुछ ठहरकर मनोरमा ने व्यथित स्वर में कहा, तुमने जो कुछ कहा पारू, कुछ तो मेरी समझ में नहीं आता। पार्वती ने कहा, तब देवदास से पूछकर तुम्हें समझा दूंगी। क्या पूछोगी? वह विवाह करेगा या नहीं, यही ना? पार्वती ने सिर हिलाया। हाँ, यही। मनोरमा ने अत्यंत विस्मित होकर कहा, क्या कहती हो पारो? तुम खुद ही यह बात पूछोगी, इसमें दोष क्या है दीदी? मनोरमा अवाक हो गई। क्या कहती हो? खुद ही? खुद ही नहीं तो मेरे लिए कौन पूछेगा दीदी? लाज नहीं लगेगी? लाज कैसी? तुमसे कहते क्या लाज लगी मुझे? मैं तो स्त्री हूँ, तुम्हारी सहेली, किंतु वह तो पुरुष है पारू। अब पार्वती हंस पड़ी, बोली, तुम सहेली हो, तुम अपनी हो, किंतु वे क्या पराए हैं? जो बात तुमसे कह सकी वे क्या उनसे नहीं कही जा सकती? अवाक होकर मनोरमा उसका मुंह देखती रह गई।
पार्वती ने हंसते हुए कहा, मनो दीदी, झूठ मूठ ही तुम अपने माथ में सिंदूर लगाए हो। पति किसे कहते ये नहीं जानती। अगर वे मेरे स्वामी नहीं होते, अगर उनसे किसी तरह की लाज शर्म होती, तो क्या मैं उनके लिए इस तरह मरती रहती। छोड़ो दीदी, मरता क्या न करता, विष भी मीठा बन जाता है, और उनसे मुझे कोई भी लाज शर्म नहीं है। मनोरमा उसका मुंह देखती रह गई। कुछ देर बाद बोली, उनसे क्या कहोगी? कहूँगी कि मुझे अपने पैरों में जगह दे दो। पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, ठीक यही कहूँगी दीदी, यदि वे जगह ना दे। अब की पार्वती बड़ी देर तक चुप रही। उसके बाद बोली, तब की बात नहीं जानती दीदी। घर लौटते समय मनोरमा सोचने लगी, धन्य साहस, धन्य है उसकी छाती। मैं मर जाऊं तो भी ऐसी बात अपने मुंह पर नहीं ला सकूंगी। बात ठीक थी, तभी तो पार्वती ने कहा था, बेकार ही माथे में सिंदूर लगाती हो और हाथ में चूड़ियाँ पहनती हो। तो ये था आज का इतिहास का 5वां भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।